Assalamu alaikum everyone. Actually, students were asking about the revision of all the syllabus, so I am revising all the units in a quick way. Let's start. Unit number 1, business activity. Business activity definitions आपको बहुत clear आनी चाहिए. Business activity means to produce goods and services demanded by customer using factors of production. Then purpose of business activity to earn profit, to provide variety of goods and satisfy needs and wants. इस पर एक सैम्पल आंसर भी मैंने डेवलप किया है. एक्सप्लेन वन पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. इस टाइप के छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट के हम इसको कैसे डेवलप करें. सो आई मेड अ सैम्पल आंसर. बिजनेस एक्टिविटी हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट. दिस मीन बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय कस्टमर, सो इट सेल्स टू दोज कस्टमर more than its cost price and earn profit. Then factors of production, resources used to produce goods and services. बस आप इनके नाम ही याद कर लें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. इसमें किसी की डेफिनेशन ही पूछेगा, मैक्सिमम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करना पूछ सकता है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, this is simply you can see in the diagram, limited resource and unlimited wants. This makes economic problem because every time resources are limited, either it is a business side, either it is a country side. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से स्कार्सिटी होती है. दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग जो हम सब लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और इसी की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट ऑफ वन ऑप्शन फॉर गॉन बाय चूजिंग अनदर. इसमें एग्जांपल भी आई कोटेड, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. अब इसमें बिजनेस कोई सी भी एक ऑप्शन को चूज़ करता है तो दूसरे ऑप्शन का बेनिफिट जो लूज़ होगा, डैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वैल्यू एडिड. वैल्यू एडिड मीन्स के व्हेन बिजनेस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी परसीव प्रोडक्ट, मतलब चाहे वो रॉ फॉर्म में है चाहे वो फिनिश फॉर्म में है, आप उसको थोड़ी महंगी करके हाई सेलिंग प्राइस करके बेचते हैं, डैट मीन दिस इज़ वैल्यू एडिड. सो वैल्यू एडिड बेनिफिट टू कवर अदर कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट. वैल्यू एडिड को लोग समझते हैं कि इट इज़ प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट प्रॉफिट. वैल्यू एडिशन में आपकी अदर कॉस्ट भी कवर होती है. एंड देन वेज टू इंक्रीज वैल्यू एडिड. यूजली द टू कॉमन थिंग्स आर कि आप लो प्राइस का मटेरियल लें या सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करें. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट, इट मीन्स बिजनेस ऑलवेज चेंज इट सेल्फ, क्योंकि दुनिया में बहुत डिफरेंट चीज़ों से बिजनेस में चेंजेस आ रही हैं. द मोस्ट कॉमन आर टेक्नोलॉजिकल चेंज, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. जैसे कंज्यूमर अब टच स्क्रीन पे आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बटन्स वाली डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स आर गोइंग टू बी रिमूव्ड. यू विल सी वेरी सून लैपटॉप भी आपके अब टच स्क्रीन पे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं. बटन्स वाला काम फाइनली बिजनेस रिमूव कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स में. तो इसी वजह से बिजनेस इज ऑलवेज सेड इट इज़ डायनामिक. इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है, 3 मार्क्स में भी आया हुआ है. सो यू शुड बी क्लियर व्हाट इज़ दिस. रीज़न फॉर बिजनेस फेल, ये तो सिंपल है. सक्सेस और फेल, कैपिटल, स्किल, वर्कफोर्स, कंपटीशन, प्लानिंग. अब इसको पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी लिख सकते हैं. अगर वो कहता है वाई बिजनेस सक्सेसफुल, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लिख देंगे. अगर वो कहता है वाई बिजनेस फेल्स, तो आप उसको नेगेटिव वे में लिख दें इन पॉइंट्स को. इसमें नीचे एक मॉडल आंसर भी बना हुआ है, एनालाइज वन रीज़न वाई न्यू बिजनेस फेल. तो इसमें ट्राई किया करें, BLT डेवलप किया करें थोड़ा सा डिटेल, तो आपका खुद ही एनालिसिस बन जाएगा. डिफरेंस बिटवीन लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल बिजनेसेस. लोकल बिजनेस जो विद इन सिटी, विद इन टाउन होता है. नेशनल बिजनेस विद इन कंट्री. और इंटरनेशनल बिजनेस और मल्टीनेशनल, दे आर लाइक ग्लोबल बिजनेस, और इनमें कल्चर, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है. एंटरप्रेन्योर एंड क्वालिटीज़. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सिंपली द पर्सन हु टेक रिस्क टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. और उसके स्किल्स कॉमन है कि हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव, लीडरशिप स्किल्स. अब इसमें भी एक क्वेश्चन डेवलप हुआ है 5 मार्क्स का, उसी तरह BLT की तरह बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा. बिकॉज, लीड टू, देयरफॉर. एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर दोज पीपल हु गेट द फ्रीडम फ्रॉम द बिजनेस टू टेक डिसीजंस, और जो बिजनेस में इनोवेशन लेके आते हैं. लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, ए लेडी, शी इज़ द ओनर, शी इज़ गिविंग फ्रीडम टू डैट पर्सन. वो एम्प्लॉई है जो बेसिकली बिजनेस में इन्फ्लुएंस करता है, और इट कैन ब्रिंग एनी चेंजेस, क्रिएटिव थिंग्स बिजनेस में लाएगा, तो डैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर. रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग अप अ बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स के प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें एंटरप्रेन्योर अपने लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करता है. तो ये बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करती हैं? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल इट आइडेंटिफाई द मार्केट नीड्स.
देन मेक ए बिजनेस प्लान ऑन दीज नीड्स, और फिर उसके बाद रिसोर्स एलोकेट करके दे स्टार्ट द बिजनेस। दुनिया के जितने बड़े बिजनेस लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इन्होंने सबसे पहले मार्केट की नीड्स को आइडेंटिफाई करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। एंटरप्रेन्योरशिप इन द ऑन गोइंग सक्सेस, इसका क्या रोल है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि व्हेन यू आर पासिंग योर कंपनी टू द वर्क फोर्स, मतलब आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ गुड मैनेजर्स जिनको आप फ्रीडम देते हैं, स्पेशली फॉर द ग्लोबल बिजनेस, उसमें तो एंटरप्रेन्योरशिप ही चलती है क्योंकि वो लोग कंपनी को चला रहे होते हैं। सो दे ब्रिंग न्यू आइडियाज़, इनोवेशन, क्रिएटिव, तो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा। फिर बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, बैरियर सिंपली रिस्क ऑफ फेलियर, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्यों लोग फेल हो जाते हैं या स्टार्ट नहीं करते, तो हाई कंपटीशन इज़ ए बैरियर, लैक ऑफ कैपिटल इज़ ए बैरियर। सेम यू कैन रीड दिस paragraph or question, analyze one barrier to entrepreneurship, so try to develop one strong argument। ये मैंने 5 मार्क्स के इसलिए ऐड किए हैं कि जो एक पॉइंट डेवलप करेगा तो वो 2 भी डेवलप कर लेता है। बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सिंपल सी 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसकी आप डेफिनेशन बस याद कर लें। रिस्क होता है व्हेन यू बिजनेस विल लूज समथिंग, और बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, और यूजली फाइनेंशियल रिस्क और इमोशंस रिस्क। अभी रिसेंट इस पर क्वेश्चन भी आया था कि आइडेंटिफाई वन टाइप ऑफ रिस्क दैट बिजनेस में फेस, तो यू मे सिंपली राइट फाइनेंशियल रिस्क। और अनसर्टेनिटी तो होती है बिजनेस में, अनसर्टेनिटी मीन्स कि बिजनेस इज़ अनक्लियर अबाउट द फ्यूचर प्रेडिक्शन, और दोनों में बड़ा थोड़ा सा क्लियर डिफरेंस है कि यू सी द लास्ट पैराग्राफ, द मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज रिस्क इज मेजरेबल वाइल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेजरेबल। रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन द डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, जीडीपी इंक्रीज़ करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाते हैं सिंपली। और फिर उसके ऊपर अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक डेवलप्ड है, यू कैन रीड दिस। बिजनेस प्लान सिंपली एक डॉक्यूमेंट है, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं देन यू मेक दिस प्लान एंड यू राइट डाउन ऑल द डिटेल्स अबाउट द न्यू थिंग्स, मतलब इसमें आप अपनी प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एवरीथिंग यू डिसाइड, और इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में लिखी जाती है। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बिजनेस प्लान हेल्प करता है लोन वगैरह लेने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, बेटर प्लानिंग हो सकती है। और नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें चेंज करना मुश्किल हो जाता है। लाइक आपने अगर एक 10,000 आउटपुट पे बिजनेस प्लान बनाया है तो वो सारा बिजनेस प्लान 10,000 पे चलता है और मैनेजर किसी और चीज़ को देखता ही नहीं है। एंड सेम नो कंसिडरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन जो बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होता, मे बी इसमें इकोनॉमिकल, लीगल फैक्टर भी आ सकता है, तो वो फिर आपका बिजनेस प्लान मे बी मिसलेड और इनएक्यूरेट। अगेन इस पर भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि इस तरह का पॉइंट डेवलप करना है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्वार्टनरी पे मैं जाऊंगा। क्वार्टनरी होती है नॉलेज बेस्ड सेक्टर, जिसके अंदर आपकी सोसाइटी का नॉलेज, उनके माइंड मेकिंग बिजनेस, जिसमें 3D प्रिंटिंग, सॉफ्टवेयर्स, ये बिजनेसेस ऐड अप होते हैं। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, डेट्स इट। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेस तो सिंपल है, पब्लिक सेक्टर बिजनेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। रीज़न फॉर चेंजिंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बेसिकली इन 3 सेक्टर्स में इंपॉर्टेंस चेंज हो रही है, मीन्स कंट्री टू कंट्री दे आर मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सम कंट्रीज आर मूविंग सेकेंडरी टू टर्शरी। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम भी कह सकते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है जैसे चाइना में, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए हैं? सिंपली मशीन्स ने रिप्लेस कर दी है जॉब्स को टू द वर्कर्स, और मोर आउटपुट इज़ आल्सो पॉसिबल नाउ। एंड सेम सर्विस और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर इम्प्रूव हुआ है। सोल ट्रेडर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इट इज़ सिंपल। पार्टनरशिप सेम, मोर देन 2 पीपल स्टार्ट दिस बिजनेस, इसके भी एडवांटेज हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यस, इसमें एक चीज़ बहुत बहुत क्लियर आपने देखनी है, व्हेन इट सेज के एडवांटेज टू द पार्टनर और एडवांटेज टू द पार्टनरशिप। तो पार्टनर में आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन बी शेयर्ड, क्योंकि ये पार्टनर के एडवांटेज में आता है, बट ये बिज़नेस में उसको एक्सप्लेन करना है विल बी डिफ़िकल्ट। उसको फिर आपने बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट से कोई और पॉइंट आपने दिखाना है कि वो इसमें जो भी, इसको हम कहते हैं हु इज़ एट फोकस, जो भी फोकस है आपने उसके ऊपर आंसर को डेवलप करना है। अगर आपका आंसर फोकस पे रॉन्ग हुआ तो वो आंसर गया। लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी बेसिकली ये फीचर है बिजनेस के अंदर जिसमें ओनर जो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है
उसके पर्सनल एसेट्स, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स आर सेफ, तो यूजुअली प्रेफर लोग करते हैं कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस बनाएं। लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में शेयर्स आ जाते हैं, शेयर्स वाला बिजनेस होता है। जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस है जिसमें आपके ओनर्स के पर्सनल एसेट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, आपका सोल ट्रेडर पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस है। अब आपके लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस दुनिया में दो होते हैं, हर कंट्री में इनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। वन इज़ प्राइवेट लिमिटेड, अदर इज़ पब्लिक लिमिटेड। सो प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस में शेयर्स जो होंगे वो बेसिकली फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के पास होते हैं एंड इट इज़ नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी कैन मैनेज फाइनेंस क्विकली एंड बट डिसएडवांटेज कुड बी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सेल शेयर्स। उसका जो अदर बिजनेस है पब्लिक लाइबिलिटी, इसमें क्या होगा? द बिजनेस दैट इज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड एनीवन कैन बाय द शेयर्स, इनके पास फाइनेंस रेज करने का बहुत हाई चांस होता है। एंड सेम लिमिटेड लाइबिलिटी सो अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स बट सेम लीगल फॉर्मेलिटीज और डिस्क्लोज अकाउंट्स टू द गवर्नमेंट। फिर एक और डिफरेंट सिस्टम है फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। इसमें आप फ्रेंचाइज को एग्रीमेंट में लेके आते हैं। देयर आर टू पार्टीज, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, और इसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। एंड सेम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू द फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपने डिटेल में देख लेना है कि क्या एडवांटेज हो सकते हैं फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजर के। कोऑपरेटिव्स, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कोऑपरेटिव बिजनेस क्या होता है। ये आप इसको यूँ समझें कि इट इज़ लाइक पार्टनरशिप, बट इसको हम पार्टनरशिप का वर्ड यूज़ नहीं करते बिकॉज पार्टनरशिप में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। ये बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं और अपना बेनिफिट या सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए उसको कोऑपरेटिव्स का नाम देते हैं। इसको प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसमें ये होता है कि जैसे आप नीचे देखें कोऑपरेटिव्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, कंज्यूमर, वर्कर्स, एग्रीकल्चर। अब कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो देर आर मैनी कंज्यूमर्स हु आर बाइंग द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मोबाइल फ़ोन के आपके रिटेलर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, वो सब लोग मोबाइल बाय करते हैं, उसको आगे सेल करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? कंज्यूमर्स ऑफ द मोबाइल्स दे विल मेक अ कोऑपरेटिव बिजनेस और आपस में मिलके वो एक लार्ज क्वांटिटी में एट ए टाइम ही कंपनी से बाय करवा लेंगे, जिससे उन सबको लो प्राइस पड़ेगा और उनको बेनिफिट मिल जाएगा। और मे बी उसके ऊपर वो अपना एक आउटलेट बना लें और उसको कोऑपरेटिव का नाम दे दें। दैट इज़ कॉल्ड लाइक कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। तो इसमें एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स भी होती हैं जिसमें फार्मर्स मिलके बनाते हैं, वो एट ए टाइम सीड बाय करेंगे, मशीनरी बाय करेंगे फॉर द फैसिलिटेटिंग टू एवरीवन। अब इसके पीछे फ़िलासफ़ी यही है कि एक इंडिविजुअल बिजनेस को बड़े बिजनेस से डील करवाना या बहुत सारे इंडिविजुअल बिजनेस मिल के एक बड़े बिजनेस को डील करें तो वो डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। लाइक यू कैन सी एबल टू बाय इन बिगर क्वांटिटी, तो डिस्काउंट मिलता है, इन्फ्लुएंस करते हैं बड़े लार्ज बिजनेस के डिसीजंस पे, बेटर नेगोशिएशन कर सकते हैं, बट लिमिटेड फाइनेंस एंड लैक ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर यूजली दो कैटेगराइज में डिस्कशन में आता है। एक तो ये होता है कि इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट तब भी जॉइंट वेंचर हो सकता है, बट किसी लोकल लेवल पे भी जॉइंट वेंचर हो सकता है। जैसे जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं दे विल बी क्लियर, यहाँ पे एक नया टाउन बन रहा है मगला टाउन, मगला इनक्लेव, तो उसमें बड़ा बोर्ड भी है, आप लोगों ने शायद देखा हो कि इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ DHA एंड CDA। तो ये दोनों मिलके एक टाउन बना रहे हैं। दे विल डेवलप इट बाय द म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट और जो भी प्रॉफिट होगा दे विल डिस्ट्रीब्यूट एज पर देयर ओन कॉन्सेंट। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं जो टेम्प्रेरी तौर पे होते हैं दे मेक इट एज ए जॉइंट वेंचर। इसमें कॉस्ट शेयर होती है, एक्सपर्टीज शेयर होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। सोशल इंटरप्राइज, ये वो बिज़नेस होता है जो सोशल ऑब्जेक्टिव पे काम करता है, मतलब इसकी प्रायोरिटी सोसाइटी का बेनिफिट है बट प्रॉफिट अर्न करके सोसाइटी पे लगाएगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हमारे पाकिस्तान में आगा खान लेबॉर्ट्री वाले हैं, दैट इज़ लाइक सोशल इंटरप्राइज। उन्होंने अपने आप को सोशल इंटरप्राइज रजिस्टर्ड किया हुआ है कि अब वो जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट को सोसाइटी पे स्पेंड कर देते हैं इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग बैक टू ओनर। वैसे तो इनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं बट दे मेक इट एज ए सोशल इंटरप्राइज। इसके कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं 3 P's, पीपल, प्रॉफिट, प्लैनेट। और पीपल को हम कहते हैं आपका इस सोशल ऑब्जेक्टिव जिसमें वो जॉब्स देते हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटी को, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आप प्रॉफिट अर्न करते हैं और एनवायरमेंटल में आप सस्टेनेबिलिटी शो करते हैं। देन बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन होता है, ये यूजुअली पेपर 2 में आता है कि अगर एक बिजनेस सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप में जा रहा है तो कौन सा स्टेक होल्डर इफेक्ट होगा, या कोई सोल ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा रहा है। ये सिचुएशनल क्वेश्चन पेपर 1 में नहीं आएंगे। वेज टू मेजर बिजनेस साइज, सो देर आर फ्यू वेज, ये आपसे पूछा जा सकता है।
कि एनालाइज टू वेज, ये एक्सप्लेन वन वे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वैल्यू ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मार्केट शेयर और लास्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन मेमोराइज कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन स्टॉक मार्केट और हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग सेलिंग शेयर प्राइस। स्मॉल बिजनेस जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, जिनके लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं, लिमिटेड इनकम है, इनके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इजी टू मैनेज, क्लोज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, बट लैक ऑफ फाइनेंस। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन द इकोनॉमी, जॉब क्रिएट, इंक्रीज जीडीपी, पे टैक्सेस। फैमिली ओन बिजनेस, यूजली फैमिली मेम्बर्स ओन करते हैं, इसके भी एडवांटेज हैं कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है, लॉयल्टी होती है, बट फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में बी नॉट इंटरेस्टेड। रीज़न फॉर बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस क्यों ग्रो करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज या रिड्यूस कॉस्ट भी कह सकते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीज मार्केट शेयर, रिस्क स्प्रेड। इस पर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेवलप हुआ हुआ है विद द BLT, आप इसको देख सकते हैं। ग्रोथ दो टाइप्स की है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल होती है व्हेन ए बिजनेस ओपन न्यू ब्रांच, बिजनेस खुद से अपनी नई ब्रांचेज ओपन करता जा रहा है, जैसे चीजियस है, ये इंटरनल ग्रोथ कर रहे हैं, इसको हम ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कहते हैं, समटाइम ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का वर्ड यूज़ करता है। एंड एक्सटर्नल ग्रोथ इज़ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, इसमें ये होता है कि बिजनेस एक और बिजनेस को टेक ओवर करता है या मर्ज होता है। एक्सटर्नल ग्रोथ की 3 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल में होता है कि आप सेम नेचर के बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को ख़रीद रहा है। वर्टिकल में होता है कि 2 टाइप्स आ जाएंगे इसमें, वर्टिकल फॉरवर्ड एंड वर्टिकल बैकवर्ड। जब आप अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का बिजनेस खरीदते हैं तो वो फॉरवर्ड में आएगा, जब प्रीवियस का खरीदेंगे तो वो बैकवर्ड में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, सिनेमा बाय फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, जब सिनेमा फिल्म प्रोडक्शन को खरीदेगा तो ऑफकोर्स वो उसका प्रीवियस स्टेज है वो बैकवर्ड है। और मिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्री एक रिटेल चेन ऑफ मिल्क सप्लायर खरीदेगी तो डैट विल बी फॉरवर्ड। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, अभी डाइवर्सिफाई कहते हैं चेंज कर देना, बिल्कुल डिफरेंट नेचर पे चले जाना। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, यू बाय वेरी डिफरेंट नेचर बिजनेस, जैसे एक बैंक अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को खरीदता है, डैट इज़ कॉन्ग्लोमरेट। फ्रेंडली मर्जर, अनफ्रेंडली मर्जर, इसकी डेफिनेशंस मेमोराइज रखें आप। फ्रेंडली मर्जर में आपकी जब एक बिजनेस दूसरे को टेक ओवर करेगा तो मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स ऑल विल बी एग्री, बट हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली मर्जर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट इज़ नॉट एग्री, बट टारगेटेड कंपनी यूजली टेक ओवर द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू होम इट वांट्स टू बाय, मतलब हॉस्टाइल वे में भी उसको बाय कर लेते हैं। मर्जर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टेक होल्डर्स पे, ये भी आपका आई विल से कि पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ये जो कुछ टॉपिक हैं जो सिचुएशनल बेस हैं, जो वो केस स्टडी में बना सकता है। अब उसमें वो खुद बनाएगा आपसे कि ये केस स्टडी में वो हॉरिजॉन्टल मर्जर कर रहा है और लिखेगा जी एनालाइज टू इम्पैक्ट ऑन दिस। तो इसमें कुछ 2-3 इम्पैक्ट मैंने खुद से क्रिएट कर दिए थे। कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल में मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, और जॉब सिक्योरिटी हो सकती है फॉर द एम्प्लॉयज़। रीज़न वाई मर्जर में नॉट अचीव ऑब्जेक्टिव्स, तो कल्चर डिफरेंसेस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अनस्किल। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सप्लेन वन रीज़न वाई मर्जर में नॉट अचीव ऑब्जेक्टिव्स, तो ये भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन आना चाहिए इसका। जेवी एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, जेवी को अभी हम पढ़ चुके हैं। जेवी बेसिकली एक टेम्परेरी बेस पे एक एग्रीमेंट होता है और वो एक म्यूचुअल मिल के कोई चीज़ बनाते हैं और फिर उसका प्रॉफिट दोनों मिल के खाते हैं। जैसे गूगल और नासा ने जेवी बनाया हुआ है, गूगल अर्थ। सेम स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है कि 2 कंपनीज इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, बट बेसिकली दे नॉट मेक एनी न्यू लीगल एंटिटी, कोई नई चीज़ नहीं बनाते, वो किसी भी एक्शन प्लान पे मिल जाते हैं। जैसे कोई बिजनेस अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है और कुछ अपने मार्केटिंग स्किल दे रहा है, दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड और पेप्सी, वो आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस में काम करते हैं। देन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्वान्टिफाइबल गोल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वान्टिफाइबल मतलब उसको मेजर कर सकें। और ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट भी आपने वर्ड पढ़ा होगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक टाइम। ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा क्या है, इट गिव्स डायरेक्शन टू वर्क, हेल्प्स इन द टारगेट सेटिंग और परफॉर्मेंस एवेलुएट करता है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। A2 में तो ज़्यादा आता है, वैसे AS में भी आ चुका है बहुत दफ़ा। CSR इज़ बेसिकली सच एक्शन, सच डिसीजन, सच पॉलिसीज़ जो बिजनेस इम्प्लीमेंट करता है कि अपने आप को एक सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस आइडेंटिफाई करवाता है इन द सोसाइटी। इसका फ़ायदा ये है, गुड रेपुटेशन, मार्केट अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ विल बी। CSR इन शॉर्ट के सब स्टेक होल्डर्स के लिए पॉजिटिव होना, मतलब यू शो वेरी पॉजिटिव इमेज, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयज़ को
आप कह लो उनके, जैसे कोई कंपनी माइंस में काम करती है तो एम्प्लॉयज़ को मास्क दें, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सप्लायर्स को भी आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करें। तो मतलब हर बंदे के लिए आप अपना कंसर्न शो करें, डैट इज़ योर CSR। फिर उसके बाद ये 4 वर्ड्स हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है? मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। मिशन स्टेटमेंट आपकी एक कोर वैल्यू, कोर स्टेटमेंट होती है, ये आपके बिजनेस की फ़िलासफ़ी शो करती है टू द स्टेक होल्डर्स। इसके ऊपर एडवांटेज भी आ चुकी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, ये भी आपको आना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके वही क्वान्टिफाइबल गोल्स, और स्ट्रेटजीज होती हैं एक्शन प्लान। तो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी का रिलेशनशिप क्या है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि स्ट्रेटजी बेसिकली हेल्प्स करती है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। सेम मिशन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव का क्या रिलेशन है? इन शॉर्ट ये चारों वर्ड्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी प्लान होती है, और स्ट्रेटजी में टैक्टिक्स आते हैं। रीज़न वाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव में चेंज ओवर टाइम, ये भी बहुत दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, या प्रीवियस ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट लॉज भी हो सकते हैं, जैसे ट्रंप ने अभी इंपोर्ट पे बैन कर दिया तो वो भी इसमें आ सकते हैं। रीज़न फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टू वर्क फोर्स, हम क्यों ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करें वर्क फोर्स को? सो डैट दे कैन प्लान देयर टारगेट्स, बजट्स, और आपका इवन पेमेंट सिस्टम इस पर डिपेंड करता है। एथिक्स, एथिक्स बेसिकली आपके मॉरल गाइडलाइंस के हाउ बिजनेस विल बिहेव टू द स्टेक होल्डर्स, कैसे वो ट्रीट करता है। तो पॉजिटिव बिहेवियर बेसिकली स्टेक होल्डर से रखना, दिस इज़ एथिक्स। एथिक्स के आपको फिर बेनिफिट आने चाहिए। लास्ट टॉपिक इसका है स्टेक होल्डर। एनी वन हु विल बी अफेक्टेड विद द बिजनेस डिसीजन इज स्टेक होल्डर। ये दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर इसमें इनकी 3 चीज़ आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रोल मीन कि उसका क्या पोजीशन है, उसका क्या रोल है, मतलब वो क्या काम करेगा। राइट मीन व्हाट इट डिज़र्व्स, उसको क्या उसकी ग्रांटेड ऑब्लिगेशंस हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसकी टास्क ड्यूटीज़ आ जाती हैं जो उसको हम असाइन करते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन ऑन स्टेक होल्डर, अब ये भी आपका सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पेपर 2 में आएगा, पेपर 1 में नो चांस। रीज़न वाई बिजनेस नीड्स टू बी अकाउंटेबल, बिजनेस ऑफ कोर्स इज अकाउंटेबल है, क्योंकि शेयर होल्डर जो भी स्टेक होल्डर को बिजनेस डील करता है उसके लिए वो अकाउंटेबल है। अब वो किसी भी स्टेक होल्डर के बारे में आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें देखें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में लिखा हुआ है। होल्ड AGM फॉर इट शेयर होल्डर, प्रोवाइड सैलरी ऑन टाइम, पे ऑन टाइम टू सप्लायर। तो बिजनेस के ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो हर स्टेक होल्डर के लिए कंसर्न शो करे। कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स में, और ये बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कुड बी एम्प्लॉयज़ एंड ओनर्स, इस पर भी एक बड़ी लाइट सी डिस्कशन है कि एम्प्लॉयज़ वांट्स हाई सैलरी, ओनर्स वांट हाई प्रॉफिट। तो हाई सैलरी नहीं मिलेगी तो दे विल बी डीमोटिवेटेड, दे मे क्विट द कंपनी। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव मे अफेक्ट इट स्टेक होल्डर, ये भी आपका सिचुएशनल बेस है कि कोई भी बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहा है तो इसका स्टेक होल्डर पे क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि पेपर 1 इज़ समथिंग डिफरेंट। पेपर 1 के अंदर वो डेफिनेशन पूछेगा आपसे उस कॉन्सेप्ट का, एक लिमिटेड सा लाइट सा एक एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आपके सेल्फ जनरेटेड एनालिसिस और एप्लीकेशन से वो सेक्शन 2 असेस करता है। That's it. Thank you so much. Inshallah, very soon I will launch my Unit 2 revision. Thank you.